गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ठीक है, 3 अंक का था, कंप्लीट हो चुका था। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15। ठीक है, 15वां चैप्टर बहुलक पॉलीमर। कितने अंक का होगा? 3 अंक का। ठीक है, चैप्टर 15 बहुलक पॉलीमर 3 अंक का। बहुलक की बात करें, 9th क्लास में पढ़ते हैं कि बहुलक उच्च अनुभार वाले यौगिक होते हैं। बहुलक है, बहुलक यानी बहुलक यानी इकाइयां पॉलीमर। बहुलक को क्या कहेंगे? पॉलीमर। पॉलीमर कितने शब्दों से बना हुआ है? 2 शब्दों से, एक तो पॉली और एक मर। पॉली का अर्थ क्या होगा? अनेक, और मर का अर्थ क्या होगा? इकाई। यानी ऐसे यौगिक जिनमें अनेक इकाइयां आपस में जुड़ी हुई हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पॉलीमर, बहुलक। ठीक है, तो जब अनेक इकाइयां एक साथ जुड़ी हुई है तो अनुभार कैसा हो जाएगा? उच्च होगा। ठीक है, तो बहुलक क्या है? उच्च अनुभार वाले यौगिक होते हैं। अनेक एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर, अनेक एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर, ठीक है, इसका निर्माण करती है, उच्च अनुभार वाले यौगिक का निर्माण करती है। ये यौगिक क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, अनेक एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर उच्च अनुभार वाले यौगिक का निर्माण करती है। ये यौगिक क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं, पॉलीमर कहलाते हैं। तथा ये प्रक्रिया यानी बहुलक बनाने की क्रिया, बहुलक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बहुलकीकरण। क्या कहलाएगी? बहुलकीकरण, या कह सकते हैं बहुलीकरण। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी बहुलक की? अनेक एकल इकाइयां आपस में जुड़कर उच्च अनुभार वाले यौगिक का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? बहुलक। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलकीकरण। बहुलक बनने की क्रिया क्या कहलाएगी? बहुलकीकरण कहलाती है। फिर बात करें बहुलक को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? पॉलीमर। पॉलीमर कितने शब्दों से बना हुआ है? 2 शब्दों से, पॉली और मर। पॉली का अर्थ क्या है? अनेक, और मर का अर्थ क्या है? इकाई। ठीक है, यानी अनेक इकाई वाला यौगिक क्या कहलाएगा? बहुलक। फिर मेन टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर में बहुलकों का वर्गीकरण। ये किसकी बात कर ली? डेफिनेशन, परिभाषा की बात करें। बहुलकों का वर्गीकरण, मेन टॉपिक है ये बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलकों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 6 प्रकार से। ठीक है, फर्स्ट किसके आधार पे? प्राप्ति या स्रोत के आधार पे। प्राप्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक है, कितने प्रकार का वर्गीकरण पढ़ेंगे बहुलकों का? 6 प्रकार का। फर्स्ट क्या है? प्राप्ति या स्रोत के आधार पर। सेकंड बात करें, दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर है? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण संरचना के आधार पर। तीसरे वर्गीकरण की बात करेंगे। तीसरा वर्गीकरण किसके अनुसार है? बहुलकन के आधार पर। बहुलकन के आधार पर। ठीक है, पहला प्राप्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, और तीसरा किसके आधार पर है? बहुलकन के आधार पर। चौथे वर्गीकरण की बात करेंगे। चौथा वर्गीकरण किसके आधार पर है? आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर। ठीक है, चौथा किसके आधार पर? आणविक बलों के आधार पर।
पांच वर्गीकरण देखें, ठीक है, पांच वर्गीकरण किसके आधार पर है? एक लकों के आधार पर, जो कि एक लकी इकाइयां होगी एक लकों के आधार पर, ठीक है। छठे वर्गीकरण की बात करेंगे। छठा वर्गीकरण किसके आधार पर है? बहुलक का तापमान की ओर क्या व्यवहार है, तो बहुलकों के तापमान की ओर व्यवहार के आधार पर, बहुलकों के तापमान की ओर व्यवहार के आधार पर, ठीक है। फर्स्ट प्राप्तीय स्रोत के आधार पर, सेकंड संरचना के आधार पर, थर्ड बहुलकन के आधार पर, फोर्थ आणविक गुणों के आधार पर, फिफ्थ एकलकों के आधार पर वर्गीकरण, और सिक्स बहुलकों के तापमान की ओर व्यवहार के आधार पर। छह प्रकार का वर्णन पढ़ेंगे मैं मुख्य रूप से चैप्टर में। पहले बात करें प्राप्तीय स्रोत के आधार पर, ठीक है। तो प्राप्तीय स्रोत के आधार पर बहुलकों को यदि कहां से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्राप्त करने का स्रोत क्या है, इस आधार पर बहुलकों को कितने भाग में विभाजित करेंगे? तीन भाग में विभाजित कर सकते हैं। या तो बहुलक कैसे हो? प्राकृतिक हो, ठीक है, जीवों या पेड़ पौधों से प्राप्त हो या उनमें उपस्थित हो। या बहुलक कैसे हो सकते हैं? संश्लेषित, यानी प्रयोगशालाओं में निर्मित किए गए कृत्रिम रूप से मानव निर्मित। या कैसे हो सकते हैं? अर्ध संश्लेषित, ठीक है। तो फर्स्ट बात करेंगे प्राप्तीय स्रोत के आधार पर। तो प्राप्तीय स्रोत के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित, ठीक है। कितने प्रकार के होंगे? एक तो प्राकृतिक बहुलक, एक संश्लेषित बहुलक और एक अर्ध संश्लेषित बहुलक। कितने प्रकार के बहुलक हो जाएंगे? तीन प्रकार के, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। तीन प्रकार के किसके अनुसार हो गए? प्राप्तीय स्रोत के आधार पर, ठीक है। फिर सेकंड बात करेंगे संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर भी कितने प्रकार के बहुलक होंगे? तीन प्रकार के, ठीक है। जो भी बहुलक है, एक लकी इकाइयां मिलकर जो भी बहुलक का निर्माण कर रही है, उनकी संरचना किस प्रकार की है? तो तीन प्रकार के बहुलक होंगे, रेखीय, शाखीय और तिर्यकबंधी। संरचना के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। एक तो रेखीय बहुलक, ठीक है, एक शाखीय बहुलक और एक तिर्यकबंधी बहुलक। तिर्यकबंधित बहुलक, ठीक है। प्राप्तीय स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। संरचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के, रेखीय बहुलक, शाखिक बहुलक और तिर्यकबंधित बहुलक। फिर तीसरी बात करें बहुलकन के आधार पर, ठीक है, यानी एक लकी इकाइयों की जो क्रिया हो रही है, ठीक है, उस बहुलकन के आधार पर बात करें तो बहुलक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक योगात्मक और एक संगणन बहुलक। बहुलकन के आधार पर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, योगात्मक बहुलक और संगणन बहुलक। बहुलकन के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? केवल दो प्रकार के, योगात्मक बहुलक और संगणन बहुलक। फिर बात करें आणविक बलों के आधार पर बहुलक के। तो आणविक बलों के आधार पर भी बहुलक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक तो प्रत्यास्थ बहुलक और एक रेसे बहुलक। कौन कौन से रहेंगे? प्रत्यास्थ बहुलक और रेसे बहुलक। फिर बात करें एक लकों के आधार पर बहुलक। एक लकों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। यहाँ पर एक लकों के आधार पर भी बहुलक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? तो समबहुलक, समबहुलक
और एक कौन सा सहबहुलक, सहबहुलक, ये दो किस आधार पर रहेंगे, एक लकों के आधार पर, समबहुलक और सहबहुलक। फिर लास्ट वर्गीकरण की बात करें बहुलकों के तापमान की और व्यवहार के आधार पर, तो यहाँ पर भी बहुलक कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन से पढ़े हुए हैं। एक नाइट में रहते हैं प्लास्टिक बहुलक के, मुख्य रूप से प्लास्टिक ही है, तो दो प्लास्टिक पड़े हुए होंगे शायद, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक, वही चीज है। तो बहुलकों के तापमान को व्यवहार के आधार पर कितने प्रकार के बहुलक हैं, दो प्रकार के। एक तो ताप सुघट्य, ताप सुघट्य बहुलक थर्मोप्लास्टिक, और एक क्रम में ताप दृढ़ बहुलक, ताप सुघट्य और ताप दृढ़ बहुलक थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो ये 6 प्रकार का वर्गीकरण हो गया बहुलक का। वापस रिपीट करें एक बार, प्राकृतिक स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्धसंश्लेषित बहुलक, ठीक है। फिर बात करें सेकंड वर्गीकरण की, संरचना के आधार पर वर्गीकरण, संरचना के आधार पर वर्गीकरण, कितने प्रकार के बहुलक हो गए, 3 प्रकार के, रेखीय, शाखीय और तिर्यक बंधित बहुलक, ठीक है। फिर बात करें बहुलकन के आधार पर, बहुलकन के आधार पर कितने प्रकार के बहुलक, 2 प्रकार के, योगात्मक बहुलक और संगणन बहुलक। चौथा वर्गीकरण देखा आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर कितने प्रकार के बहुलक, 2 प्रकार के, एक तो प्रत्यास्थ बहुलक और एक रेसे बहुलक। फिर बात करेंगे 5वें वर्गीकरण की, एक लकों के आधार पर वर्गीकरण, एक लकों के आधार पर वर्गीकरण पर बहुलक कितने प्रकार के, 2 प्रकार, एक तो समबहुलक और एक सहबहुलक। सहबहुलक कहते हैं या विषम बहुलक है, एक ही बात है, सहबहुलक या विषम बहुलक। फिर लास्ट वर्गीकरण देखा था बहुलकों के तापमान की और व्यवहार के आधार पर, तो बहुलकों के तापमान की और व्यवहार के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के, 2, ताप सुघट्य और ताप दृढ़ बहुलक, ठीक है। तो ये था रेखाचित्र संक्षिप्त में बहुलकों के वर्गीकरण का, 6 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के वर्गीकरण में अलग प्रकार के बहुलक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्राप्ति या स्रोत के आधार पर। प्राप्ति स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के बताए गए, 3 प्रकार के, प्राकृतिक, संश्लेषित या कह सकते हैं कृत्रिम, ठीक है। प्राप्ति स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के बहुलक, 3 प्रकार, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित या कृत्रिम, और तीसरा अर्धसंश्लेषित। ठीक है। प्राकृतिक स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के बहुलक, 3 प्रकार के, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक और अर्धसंश्लेषित बहुलक, ठीक है। तो प्राकृतिक बहुलक की बात करें फर्स्ट में, प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो वे बहुलक जो जीवित जीवों या पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, वे बहुलक जो जीवित जीवों या पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं या उनमें उपस्थित होते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। वे बहुलक जो जीवित जीवों या पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उनमें उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक। उदाहरण देखें, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, आरएनए, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब किसमें आते हैं, प्राकृतिक बहुलक में, ठीक है।
सभी काम किससे प्राप्त किए जाएंगे, कहाँ उपस्थित होंगे, जीवित जीवों या पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाएंगे। तो प्रोटीन की बात करें, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए की बात करें या सेलुलोज, स्टार्च, पॉलीसेकेराइड की बात करें, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। फिर बात करें संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक की, ठीक है। तो ऐसे बहुलक जो पूर्ण रूप से कहाँ निर्मित किए जाए, प्रयोगशाला में। ऐसे बहुलक जो पूर्ण रूप से प्रयोगशालाओं में निर्मित किए जाते हैं, कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है यानी मानव निर्मित होते हैं, क्या कहलाते हैं, संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक। जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पेन, पॉलीएक्रिलाइड, पॉलीथीन, बेकेलाइट, जितने भी प्लास्टिक्स हैं सब किसमें रहेंगे, संश्लेषित में, ठीक है। तो जो पूर्ण रूप से प्रयोगशालाओं में निर्मित हो, मानव निर्मित हो, कृत्रिम रूप से बनाए गए कौन से बहुलक, संश्लेषित बहुलक। फिर बात करें अर्ध संश्लेषित बहुलक की, यानी ऐसे प्राकृतिक बहुलक जिनमें कृत्रिम रूप से कुछ परिवर्तन किया जाए। ऐसे प्राकृतिक बहुलक जिनमें कृत्रिम रूप से क्या किया जाए, कुछ परिवर्तन किया जाए, कुछ रसायन मिलाए जाए, क्या कहलाते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाएंगे। सेलुलोज एजेनोथी मिला दें, ठीक है। तो किसका निर्माण होगा, अर्ध संश्लेषित बहुलक, ठीक है। मूल रूप से तो प्राकृतिक है लेकिन उनमें किसका कृत्रिम रूप से क्या मिला दिया, बाहर से रसायन मिला दिया, ठीक है। तो कौन से बहुलक हो जाएंगे, अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो ये ना प्राप्ति स्रोत क्या था, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। इनके नाम से क्या लगा है, प्राकृतिक क्या है, संश्लेषित बहुलक क्या है और अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या है। सेकंड वर्गीकरण पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। सेकंड वर्गीकरण देखेंगे संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर कितने भाग में डिवाइड कर दिया था, एक भाग में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। कितने भागों में बांटा था बहुलक को, 3 भागों में। कौन कौन से, रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक और पीरियड बंधित बहुलक, ठीक है। संरचना के आधार पर बहुलकों को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 3 पार्ट में, रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक और तिर्यक बंधित बहुलक, ठीक है। संरचना के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक और तिर्यक बंधित बहुलक। रेखीय बहुलक की बात करें, ठीक है, इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर, ठीक है, रेखीय बहुलक की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला वाले बहुलक का निर्माण करती है। तीनों में ये परिभाषा कॉमन चलेगी। इस प्रकार के बहुलक में, इस बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला वाले बहुलक का निर्माण करती है, क्या कहलाते हैं, रेखीय बहुलक कहलाएंगे, ठीक है। इसमें बहुलक की इकाइयां, ठीक है, जो बहुलक की इकाइयां हैं एक दूसरे के ऊपर किस रूप में उपस्थित रहेगी, पट्टिकाओं के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुलक में अनेक एकलक इकाइयां आपस में मिलकर एक सीधी श्रृंखला वाले बहुलक का निर्माण करती है। ये बहुलक इकाइयां किसके रूप में व्यवस्थित रहेगी, एक दूसरे के ऊपर पट्टिकाओं के रूप में। तो इसमें बहुलक इकाइयां पट्टिकाओं के रूप में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती है, जिसके कारण इनका जो गलनांक है, तनन सामर्थ्य, खींचने की क्षमता है, ठीक है, घनत्व है, डेंसिटी, वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, उच्च हो जाता है, ठीक है। बहुलक इकाइयां एक दूसरे के ऊपर पट्टिकाओं के रूप में व्यवस्थित है, जिसके कारण इसका तनन सामर्थ्य, घनत्व, गलनांक आदि क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। बात करें उदाहरण की, तो पीवीसी, पेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलाइड आदि, पॉलीथीन, किसके उदाहरण हैं, रेखीय बहुलक।
पीवीसी, पेन, पॉलिथीन किसके उदाहरण है? रेखीय बहुलक के। सेकंड बात करें साकित बहुलक की, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर सीधी श्रृंखला वाले बहुलक का निर्माण करती है। कॉमन है, रेखीय की तरह डेफिनेशन यहाँ था। इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला वाले बहुलक का निर्माण करती है तथा कुछ एकलक इकाइयां बहुलक के पार्श्व में, साइड में, बहुलक के पार्श्व में जुड़कर किसका निर्माण करेगी? शाखा का। साकित बहुलक है, नाम से पता लग रहा है। इस बहुलक में क्या उपस्थित होगी? शाखा है, ठीक है। तो अनेक एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर, ठीक है, इसका निर्माण करेगी, सीधी श्रृंखला वाले बहुलक का निर्माण करती है। लेकिन कुछ एकलक इकाइयां किसके रूप में जुड़ी रहती है? शाखा के रूप में। ये बहुलक क्या कहलाते हैं? साकित बहुलक कहलाते हैं। अब कुछ एकलक इकाइयां शाखाओं के रूप में है, ठीक है, तो इनका कलन सामर्थ्य घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उदाहरण देखें, जैसे म्यूना एस रबर, म्यूना एन रबर आदि, ये कैसे होंगे? साकित बहुलक के रूप में, ठीक है। संरचना की बात करें, ये वही सीधी श्रृंखला वाले बहुलक, ठीक है, एकलक इकाइयां मिलकर किसका निर्माण करती है? एक सीधी श्रृंखला वाले बहुलक का। लेकिन कुछ एकलक इकाइयां किसके रूप में व्यवस्थित है? शाखाओं के रूप में। कुछ एकलक इकाइयां किसके रूप में व्यवस्थित रहेगी? इसमें शाखाओं के रूप में। थर्ड बात करें तिर्यक बंधित बहुलक की, तो इस प्रकार के बहुलक में भी एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला वाले बहुलक का निर्माण करती है, ठीक है। लेकिन इन बहुलक इकाइयों के बीच में क्या उपस्थित होते हैं? तिर्यक बंध उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसकी संरचना कैसी दिखाई देती है? जाल के समान, नेट के समान। तो इनको और क्या नाम दे देंगे? जालक बहुलक, या क्या कह सकते हैं? नेटवर्क बहुलक। जालक बहुलक है, नेटवर्क बहुलक है, या तिर्यक बंधित बहुलक है, तीनों में एक ही बात है। तो इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला वाले बहुलक का निर्माण करती है तथा इन बहुलक इकाइयों के बीच में तिर्यक बंध उपस्थित होते हैं, जिससे इसकी संरचना किसके समान दिखाई देती है? जाल के समान, नेट के समान दिखाई देती है। ये बहुलक कैसे होंगे? कठोर और भंगुर प्रकृति के होंगे, आसानी से टूट जाएंगे। उदाहरण देखें, जैसे बेकेलाइट, मेलामीन आदि, ये किसके उदाहरण है? तिर्यक बंधित बहुलक के। यानी एकलक इकाइयां हैं, बहुलक का निर्माण करती है सीधी श्रृंखला वाले बहुलक का, ठीक है। लेकिन इन बहुलक इकाइयों के बीच में किसका निर्माण हो रहा है? तिर्यक बंध का। तिर्यक बंध के कारण इसकी संरचना किसके समान दिखाई देगी? जाल के समान। रेखीय बहुलक का एकलक इकाइयां मिलकर किसका निर्माण कर रही है? सीधी श्रृंखला वाले बहुलक का, ठीक है। किसके रूप में व्यवस्थित है? एक दूसरे के ऊपर पट्टिकाओं के रूप में। शाकित की बात की तो एकलक इकाइयां मिलकर किसका निर्माण कर रही है? सीधी श्रृंखला वाले बहुलक का निर्माण कर रही है। लेकिन कुछ एकलक इकाइयां पार्श्व में जुड़कर किसका निर्माण करती है? शाखाओं का निर्माण करती है। तो कौन सा बहुलक? शाकित बहुलक। तिर्यक बंधित बहुलक की बात करें तो बहुलक इकाइयां आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है? एक सीधी श्रृंखला वाले बहुलक का निर्माण करती है। लेकिन बहुलक इकाइयों के बीच में क्या उपस्थित होगा? तिर्यक बंध उपस्थित होगा, जिसके कारण इसकी संरचना किसके समान दिखाई देगी? जाल के समान। उदाहरण देख लेते हैं, बेकेलाइट और मेलामीन, दोनों बहुलक कैसे होंगे? कठोर और भंगुर प्रकृति के होंगे। तीसरे वर्गीकरण की बात करेंगे, योगात्मक बहुलक और सम्मेलन, यानी किसके आधार पर? बहुलक के आधार पर। ठीक है, ये आपके दो वर्गीकरण कंप्लीट हो चुके हैं। प्राप्तीय स्रोत के आधार पर 3 प्रकार के, प्राकृतिक संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। संरचना के आधार पर 3 प्रकार के, रेखीय बहुलक, शाकित बहुलक और तिर्यक बंधित बहुलक। फिर तीसरा बात करेंगे वर्गीकरण बहुलकन के आधार पर।
बहुलकन के आधार पर वर्गीकरण। देखिए बहुलकन के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो कितने प्रकार के बहुलक थे? मुख्य रूप से दो प्रकार के। कौन से? एक तो योगात्मक बहुलक और एक संगणन बहुलक। एक तो कौन सा था? योगात्मक बहुलक और एक कौन सा था? संगणन बहुलक। योगात्मक बहुलक और संगणन बहुलक, ठीक है, दोनों मेन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। योगात्मक बहुलक और एक संगणन बहुलक। योगात्मक बहुलक की बात करें तो यानी ऐसे बहुलक जिनमें योग हो, ठीक है, जहां पर संयोजन हो, योग हो, योगशील, तो वे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर, वे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है। एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है, दोनों में अंतर ये आएगा, यहाँ पर भी एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण कर रही है, यहाँ पर भी एकलक इकाइयां मिलकर किसका निर्माण कर रही है? बहुलक का। लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा कि एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण कर रही है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के छोटे अणु का विलोपन नहीं होगा, ठीक है। योगात्मक बहुलक में जब एकलक इकाइयां आपस में जुड़ेगी तो उनमें से किसी छोटे प्रकार के अणुओं का विलोपन नहीं होगा, जैसे H2O, HCl आदि का विलोपन नहीं होगा, केवल योग होगा। तो वे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है, लेकिन किसी भी प्रकार के छोटे अणु का विलोपन नहीं करती, क्या कहलाते हैं? योगात्मक बहुलक कहलाते हैं। संगणन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगी? बहुलक का। लेकिन यहाँ पर छोटे अणुओं का क्या होगा? विलोपन होगा। H2O, HCl आदि का क्या होगा? विलोपन होगा। तो मेन अंतर ये है, यहाँ दो इकाइयां, दो या दो से अधिक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करेगी, ठीक है, उस समय छोटे अणुओं का विलोपन नहीं होता, केवल योग होगा। यहाँ जब एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करेगी तो उस समय उनमें से छोटे अणुओं का क्या होगा? विलोपन होगा। तो जहाँ छोटे अणुओं का विलोपन नहीं हो रहा, योगात्मक बहुलक, और जहाँ छोटे अणुओं का विलोपन होगा, कौन सा बहुलक? संगणन बहुलक। फिर एक वर्गीकरण देखा था पांचवा, एकलकों के आधार पर वर्गीकरण। जो पांचवा वर्गीकरण था किसके आधार पर था? एकलकों के आधार पर वर्गीकरण। कितने प्रकार के थे बहुलक? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो समबहुलक और एक सहबहुलक। ठीक है, पांचों प्रकार का वर्गीकरण था, पढ़ेंगे चौथा, पांचों, छठा, सातवां, 22, लेकिन तीसरे के साथ भी पांचों को पढ़ेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। तो तीसरे में तो देख लिया बहुलक के आधार पर कितने प्रकार के बहुलक? दो, योगात्मक और संगणन। जब एक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करती है लेकिन छोटे अणु का विलोपन नहीं करती, तो कौन से बहुलक? योगात्मक बहुलक। जब एक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करती है लेकिन साथ में छोटे अणुओं का भी विलोपन होता है, तो कौन सा बहुलक? संगणन बहुलक। फिर पांचवा देखा था एकलकों के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, पांचवा वर्गीकरण था एकलकों के आधार पर वर्गीकरण। दो प्रकार के बहुलक की बात की थी, समबहुलक और सहबहुलक। समबहुलक और सहबहुलक, तीसरा और जो पांचवा वर्गीकरण है ये दोनों साथ में चलेंगे। समबहुलक और सहबहुलक की परिभाषा क्या होगी? दोनों में अंतर क्या होगा? तो समबहुलक की बात करें तो ऐसे बहुलक जिनमें केवल कितने प्रकार की एकलक इकाइयां उपस्थित हो? एक ही प्रकार की, यानी सभी एकलक इकाइयां कैसी हो? समान हो, तो कौन से बहुलक? समबहुलक। तो ऐसे बहुलक
जिनमें केवल एक ही प्रकार की एकलिंग इकाइयां उपस्थित हो, या कह सकते हैं सभी एकलिंग इकाइयां कैसी हो, समान हो, क्या कहलाएगा, समबहुलक। सहबहुलक की बात करें या दूसरा नाम क्या था, विषम बहुलक। सहबहुलक की बात करें तो इसमें एकलिंग इकाइयां एक से अधिक प्रकार की, या कह सकते हैं एक से अधिक प्रकार की, या दो प्रकार की, या दो से अधिक प्रकार की, यानी एक एक कैसी हो, अलग अलग प्रकार की, तो ये बहुलक क्या कहलाएंगे, सहबहुलक। विषम बहुलक कहलाएंगे। तो यदि किसी बहुलक में केवल एक ही प्रकार की एकलिंग इकाइयां हैं तो समबहुलक, और एक से ज्यादा प्रकार की एकलिंग इकाइयां हैं तो सहबहुलक। अब दोनों को इसलिए साथ में ले रहे हैं तो दोनों साथ में चलते जाएंगे, एक साथ क्लियर होते जाएंगे। अब योगात्मक बहुलक, मान लीजिए a प्लस b, इससे बनाया c, इससे बनाया c प्लस d। ये c तो क्या है, बहुलक, और d क्या है, छोटा, मान लीजिए x2। अब देखिए a दोनों एकलिंग इकाइयां कैसी है, समान, इसका निर्माण कर रही है बहुलक का, c का। तो कौन सा बहुलक, योगात्मक या संकलन, योगात्मक बहुलक। जब एकलिंग इकाइयां आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रही है, बहुलक का, ठीक है, लेकिन छोटे अणुओं का विलोपन नहीं करती। अब यहाँ a और b एकलिंग इकाइयां दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रही है, बहुलक का, लेकिन साथ में किसका विलोपन कर रही है, छोटे अणुओं का। ये कौन सा बहुलक हो जाएगा, संगणन बहुलक। तो ये तो था योगात्मक बहुलक, ये संगणन बहुलक। अब योगात्मक बहुलक समबहुलक भी हो सकता है और सहबहुलक भी हो सकता है। संगणन बहुलक समबहुलक भी हो सकता है और सहबहुलक भी हो सकता है। जरूरी नहीं सभी बहुलक और अलग अलग प्रकार के। तो फर्स्ट वाले की बात करें तो दोनों एकलिंग इकाइयां कैसी है, समान या असमान, समान है, a प्लस है। ये कौन सा बहुलक है, समबहुलक। इसमें चला गया योगात्मक, यानी समबहुलक है लेकिन कौन सा है, योगात्मक। दोनों एकलिंग इकाइयां समान है तो समबहुलक है, ठीक है। बहुलक की प्रक्रिया देख रहे हैं कि केवल बहुलक का निर्माण हो रहा है, छोटे अणुओं का विलोपन नहीं हो रहा, तो कौन सा हो गया, योगात्मक। दूसरे की बात करें a प्लस b, दोनों एकलिंग इकाइयां कैसी है, अलग अलग है, तो कौन सा बहुलक, सहबहुलक। लेकिन ये छोटे अणुओं का विलोपन भी कर रहा है, यानी किसमें चला जाएगा, ये संगणन बहुलक। तो जब एकलिंग इकाइयां जुड़े आपस में बहुलक का निर्माण करें, ठीक है, और छोटे अणुओं का विलोपन नहीं करें तो योगात्मक। अब एकलिंग इकाइयां समान है तो योगात्मक बहुलक, समबहुलक या अलग अलग है तो सहबहुलक। छोटे अणुओं का विलोपन होता है तो संगणन बहुलक, ठीक है। संगणन बहुलक भी कौन से हो सकते हैं, समबहुलक भी हो सकते हैं और सहबहुलक भी हो सकते हैं। देखेंगे कल की क्लास में आगे डिटेल में, ठीक है। थैंक यू।